फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, हम पर क्या रहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हमने मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल गैमेट क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, उसको किस तरीके की होती है, उसका शेप साइज सब पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। मेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, जो हमने पढ़ लिया। अब हमें फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन को बोलते हैं हम oogenesis, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब oogenesis पढ़ना है। oogenesis का बेसिकली वही डेफिनेशन कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। मैच्योर फीमेल गैमेट कौन सी होती है, ओवम होती है हमारी, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम oogenesis। ये देखो, हमारी ये नॉर्मल सी स्टेज में थी, ये oogonia है, इसको आप लिख सकते हो oogonia, ठीक है। ये है जो oogonia, oogonia का मतलब जो जिससे हमारा ओवम बनेगी, एग बनेगी, उसको हम oogonia बोलते हैं। oogonia है, oogonia का क्या हुआ कि इसमें मियोसिस, ये बेसिकली माइटोसिस हो जाएगी, नॉर्मल माइटोसिस। तो माइटोसिस होगी तो उसका टू एन बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है कि बेसिकली ये oogonia का मदर है, oogonia मदर सेल लिख लो, क्योंकि oogonia ये हुई, ये मदर सेल, oogonia मदर सेल। oogonia मदर सेल का मतलब जिससे oogonia बना उसको हम बोलते हैं oogonia मदर सेल। ये oogonia हुई, ये oogonia मदर सेल हो गई। अब ये दोनों देखो, हमारा oogonia तक का फॉर्मेशन हमारा कहाँ पे होता है, ये पूरा का पूरा फेज ये हमारा होता है एम्ब्रियो वाले स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हमारा oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, एक मिनट, oogonia का स्टेज क्या बोला था मैंने कि oogonia का जो फॉर्मेशन होता है, जो ये फीमेल में, वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, मतलब गैमेट फॉर्मेशन फीमेल में तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। हाँ, तो वही है, तो देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो गई, मिलियंस ऑफ एग, मिलियंस ऑफ oogonia, इसी में फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया यहीं पे। oogonia मदर सेल है, उससे फॉर्मेशन पूरा स्टार्ट हो गई, ठीक है, oogonia बन गया। अब एक है जब ये क्या है, अब जब बच्चा, यहाँ पे देख लो, ये वाली केस है, ये वाली यहाँ पे चाइल्ड बर्थ, बेबी, मतलब अब वो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब उस बच्चे का जन्म होगा, उस लड़की का चाइल्ड बर्थ, अब बच्ची जन्म ले ली, ठीक है। अब जन्म ले ली तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका जो बेसिकली था oogenesis तो स्टॉप हो जाएगी। चेक का मतलब होता है बंद होना, रुक जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे रुक गई, अब वो रुकने के बाद क्या वेट करेगा, अब उसका प्यूबर्टी स्टेज आने का वेट होगा, ठीक है। देखो, तो अब है, अब जब वो लड़की है प्यूबर्टी, अब प्यूबर्टी पे आएगी, तो प्यूबर्टी पे आएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मिलियंस था, जब अब वो देखो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है। यहाँ पे एम्ब्रियो जब थी तो वहाँ पे मिलियंस ऑफ एग का फॉर्मेशन हो रहा था। हाँ, अब जैसे जैसे नीचे आई वहाँ अब बस 60,000 से 80,000 ही बच गए बस, देख लो, ये 60,000 से 80,000 प्यूबर्टी तक, मतलब डीजनरेट, धीरे 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 उसका जो डीजनरेशन हो रहा था फैगोसाइटिक, बचपन से लेकर बड़े होने तक उसको खत्म ही करते जा रहा था, समझ गया। अब जब वो प्यूबर्टी स्टेज पे आई तो उसका लिस्ट बच गया कि 60,000 से 80,000 ही बच गया। अब उसके बाद जितने भी प्रोसेस होंगे उसके बाद का, तो उसके लिए बचा हुआ बस 60,000 से 80,000, उससे अलावा एक भी ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मियोसिस हुई, ठीक है। चलो, ये प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte से यहाँ पे मियोसिस हुई। अब मियोसिस होने के बाद ये बन गया, मतलब मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, तो रिड्यूस हो गई एन और एन, ये एक एन है जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनाई और दूसरी है ये सेकेंडरी oocyte बनाई, ठीक है, समझ गए। सेकेंडरी oocyte है जो टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल आगेगा, और ये इंटर हो जाएगा सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में। ये सेकेंडरी oocyte बन गई, और उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब में जाके अब मतलब वो बेसिकली हो गई, अब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के लिए वेट करेगा, ठीक है, समझ गए। चलो नोट कर लो, चलो ठीक है। देखिए, अब इसको मैं एनसीईआरटी से आपको पढ़ा देती हूँ, पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा से बन हो जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 48 है हमारा, देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, मतलब मेच्योर फीमेल गैमेट को बनाने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं, विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। बोला जा रहा है ये स्पर्मेटोजेनेसिस से कुछ कंडीशन पे डिफरेंट है, अलग है, दोनों सेम नहीं होते, ठीक है। oogenesis is initiated during embryonic developmental stage when a couple of millions gamete mother cell, मतलब ओगोनियम, उसके बाद है विच आर फॉर्म्ड विथ ईच फीटल ओवरी। बोला जा रहा है कि कैसे डिफरेंट है वो भी बता दिया। बोला जा रहा है oogenesis जो इनिशिएट होता है, स्टार्ट होती है कब, एम्ब्रियोनिकल स्टेज, जब बेबी है, बेबी गर्ल एम्ब्रियोनिकल स्टेज में होती है बच्ची, जब मतलब कोई माँ है, वो माँ के पेट में लड़की है, तो
तो वो लड़की है तो अपने, अब वो खुद एक बेबी है, बच्ची है, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए खुद से अब एम्ब्रियोनिकल स्टेज उसका स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे oogenesis स्टार्ट हो गई उसकी, समझ रहे हो। हाँ, अब वहाँ पे वो उस जब वो स्टार्ट होता है, वो बच्ची रहती है, उस केस में मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, मतलब लाखों के केस में, तादाद में 10 लाख 20 लाख ऐसे तादाद में उसके पास स्पर्म होते हैं, सॉरी ओवम होते हैं, स्पर्म नहीं ओवम होते हैं। उसके बाद ओवम मतलब ये ओवम बनाने वाली मदर सेल होती है, क्योंकि उसी से ओवम बनेगी आगे। तो उगोनिया होती है, उगोनिया मीन्स ऊजन मतलब ओवम बनाने की मदर सेल, समझ गए। यहाँ पे लिखा है उगोनिया मदर सेल, ठीक है। गैमिट मदर सेल मतलब वो गैमिट क्या है, ओवम है हमारी, तो गैमिट मदर सेल मतलब ओवम मदर सेल, ठीक है, समझ गए। उसके बाद है और ईच फीटल ओवरी मतलब 2 ओवरी होती है ना हर लेडीज के पास, तो एक ओवरी में मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, समझ रहे हो। अब तो दूसरे में भी उतना ही होएगा। नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ, और ये हो गई, उतना रहता है, लेकिन जब जन्म ले लेगी बच्ची तो उसके बाद एक्स्ट्रा उगोनिया अलग से नहीं आएगा, उसी उगोनिया में से ही उसको एट द लास्ट जितनी डिलीवरी कर सकती है, जितना बेबी बन सकता है प्यूबर्टी के बाद उतना ही बनेगा, बाहर से कोई नहीं। इसीलिए गर्ल्स में मीनोपॉज होता है, समझ रहे हो। और उसके बाद है उसके बाद है These cells start division and enter into प्रोफेज 1। अब ये सेल क्या करता है, मतलब इसका नॉर्मली से क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट हो गया, ये प्रोफेज 1 में आ गई ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेरली अरेस्टेड एट दिस स्टेज। अरेस्टेड का मतलब हो गया कि बर्थ तो कर दी लेकिन प्यूबर्टी नहीं आई, तो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक जन्म ले ली लड़की, और जन्म के बाद जब तक उसकी प्यूबर्टी नहीं आई तब तक के बीच में उसका केस क्या है, प्रोफेज 1 में आके रुक जाएगा, समझ रहे हो। देखो ये वाली जो केस है, यहाँ पे ये एरो लगाया ना मैंने, ये बर्थ हो गया, अब बर्थ के बाद ये प्यूबर्टी का कहानी है, ये वाली जो है ये प्यूबर्टी की कहानी है। तो ये वाली केस में जो है यहाँ से यहाँ तक तो ये अरेस्टेड है, ठीक है, लिख लो कि ये अरेस्टेड है। तो ये तो आएगा, दिखेगा क्या, अरेस्टेड इन प्रोफेज 1, दिख रहा है क्या आपको, हाँ दिख रहा है। चलो ये क्या है, जब ये जो बर्थ हो गया प्यूबर्टी दोनों के बीच का केस के बीच में दोनों अरेस्टेड हो, प्रोफेज 1 में आके मियोसिस के प्रोफेज 1 में आके अब वो क्या किया हुआ है, रुका हुआ है, क्योंकि उसके आगे तो कोई कंडीशन हो नहीं सकती, ठीक है, वही एनसीईआरटी लिखा हुआ था, समझ गए। प्रोफेज 1 ईच प्राइमरी oocyte then get surrounded by a layer of granulosa cell is called primary follicle। और इसी केस में क्या होता है कि उसके ऊपर से कि उसको प्रोटेक्शन के लिए, कि फुल प्रोटेक्शन मतलब जितना ज़्यादा उसको बचाने के लिए, पूरा हर जगह से सर्दी गर्मी धूप छाँव सबसे बचाने के लिए उसके ऊपर जैकेट जैसे लेयर बनते जाती है, तो वो प्राइमरी फॉलिकल बना देता है, ठीक है। अब उसके बाद है A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty। और ये है जो पहले से बना हुआ था, बनते जा रही थी, ये बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक के बीच में काफ़ी सारे फॉर्म इस पे आते जाते हैं, बनते जाते हैं, और डिजेनरेट भी होता है, बनता भी है, डिजेनरेट भी होता है, समझ रहे हो। Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary। इसी के वजह से क्या बोलते हैं, जब तक लड़की प्यूबर्टी तक आती है उसके बीच उस तक के लिए क्या होता है, बस 60,000 से 80,000 तक ही, मतलब उसका एक ओवरी में यहाँ पे ईच लिखा है, ये ध्यान देना कि क्या लिखा हुआ है कि एक ओवरी का मतलब दोनों को जोड़ के आप कर सकते हो तो 1 लाख, समझ रहे हो, तो दोनों को जोड़ के कर लो तो अलग, लेकिन ईच ओवरी लिखा है तो 60,000 से 80,000 ईच ओवरी में क्या कहते हैं, हमारा oocyte मदर सेल प्राइमरी oocyte आपका प्रेजेंट होता है। प्राइमरी फॉलिकल gets surrounded by more layer of granulosa cell and new theca is called secondary follicle। और उसके बाद क्या है, ये प्राइमरी, वही जो बोला मैंने कि दोबारा से दूसरा लेयर आएगा और वो बनाएगा तो वो उसको बोलते हैं सेकेंडरी, और मतलब फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, ये सब है ना, जो ओवरी पढ़ेंगे तो उसमें देख लें, मतलब अच्छे से समझा दूंगी। वैसे ओवरी का ही दिया हुआ है यहाँ पे, देखो इसके जस्ट बाद ओवरी ही हमें पढ़नी है तो वही दिया हुआ है। ये जो आपका बेसिकली ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये टर्शियरी फॉलिकल। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसके ऊपर से लेयर बनना और ज़्यादा स्टार्ट होता है कि उसको फुल प्रोटेक्शन के लिए, तो ये दिखाया हुआ है, समझ गए। चलिए हाँ, वो वही सब दिया हुआ है तो इसको रहने दो पहले वो, हाँ
पढ़ लेते हैं, चलिए। चलिए पहले इसका ये चेक ये कर लिया, इसके बाद इसके आगे का प्रोसेस, उसके बाद जब मैं ओवरी का पूरा स्ट्रक्चर अभी बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिगर रहेगा ना तो उसके साथ मैं पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। सो अब देखो, ये हमारे ओवरी का डायग्राम है, ठीक है। देखिए ठीक है, ओवरी का डायग्राम देखो। बेसिकली जो एनसीईआरटी में बना हुआ है वही सेम है, बट यहाँ पे मैंने ये अब ये हो गया। अब इसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगी तो आपको हर एक वर्ड सब समझ आ जाएगा अच्छे से कि क्या लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। सबसे पहले क्या है, ये दोनों है जो हर जगह क्या होती है, मतलब ब्लड वेसल्स। तो ये हमारी हो गई ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, हमारी ये ब्लड वेसल्स हो गई। अब देखिए ब्लड वेसल्स के बाद है ये जो पहला है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल, जो फॉलिकल जिससे आगे बनेगी, समझ रहे हो, जिससे हमारा बेसिकली आगे वाली जो है फॉलिकल बनेगी वो फॉलिकल है प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल से बनता है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से बनता है सेकेंडरी फॉलिकल। मैं 1 2 3 अगर लिख दूं तो अभी आपको समझ आ जाएगा। मैंने बट रेड से लिखा है तो आप समझ सकते हो कि रेड से बस लिख दिया तो क्या समझ आना चाहिए आपको। समझ आने के लिए ही बस लाल से अच्छे से लिख दिया। ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ऐसा 4 5 होता नहीं है, ये 6 7 आपको समझ आना। ये प्राइमोडियल फॉलिकल। तो प्राइमोडियल फॉलिकल क्या होता है, ये जो बर्थ से पहले क्या होता है, ये मिलियंस में होते हैं। एक ओवरी की बात है, ये एक लिखा हुआ है, एक मिलियंस में होते हैं ये, ठीक है। देखो ये इसी से आगे बना प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से बना सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से बना टर्शियरी, टर्शियरी के बाद ग्राफियल फॉलिकल। ये फॉलिकल कैसे बन रहा है, उसके ऊपर लेयर, मतलब ये जो बेसिकली जो रेड डॉट देख रहे हो यही हमारा ओवम है। ओवम के ऊपर क्या हो रहा है, लेयर इकट्ठा होता जा रहा है, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर इकट्ठा होता जा रहा है, तो वो हो गए। अब इसके बाद ये ग्राफियल फॉलिकल मतलब मेच्योर फॉलिकल। अब इसके बाद क्या होगी, ये रप्चर, यहाँ पे देख रहे हो ये पोर्शन है, यहाँ पे रप्चर ऑफ द फॉलिकल, ये पोर्शन होता है रप्चर ऑफ द फॉलिकल, जिससे क्या होता है ओवम रिलीज होती है। ये ओवम हो गया, फिर रप्चर होने के बाद बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम आगे कॉर्पस एल्बिकेंस, समझ गए। अब देखो ये है प्राइमरी फॉलिकल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम में इसमें कितने होते हैं 6000 60,000 से लेकर 80,000 तक इसमें एक में होता है। अब उसके बाद है मियोसिस। अब इसके बाद लिखा है कि प्रोफेज में क्या होती है मियोसिस, जब क्योंकि ये थे टाइम ऑफ प्यूबर्टी तक क्या था हमारा, प्यूबर्टी तक क्या था अरेस्टेड फेज में थी। कौन से फेज में अरेस्टेड थी ये, प्रोफेज 1 में। मियोसिस के प्रोफेज 1 में क्या था, पूरा का पूरा हमारा एक्टिविटी अरेस्ट था। हाँ, उसके बाद फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनी, अभी एस्ट्रोजन है, सेकेंडरी फॉलिकल ये सब जैसे डेवलप करेगी एस्ट्रोजन भी उसमें रिलीज करता रहेगा वो। फिर उसके बाद प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी स्टेज आ गया, यहाँ पे LH आइस पे अटैक करा, LH अटैक करा तो हाइपो, या हाइपो होने की वजह से क्या हुआ कि ब्रेक डाउन ऑफ द फॉलिकल, फॉलिकल का ब्रेक डाउन हो गया और ओवम रिलीज हुआ, ट्रांसफर टू पोलन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में क्या हुआ, पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गई, समझ गए। अब देखो क्या है, अब ये हो गई। अब इसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम है जो, अब ये जो बचा हुआ, जो ओवम रिलीज होने के बाद खुद जो बचा हुआ पार्ट होता है जिसको हम कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं, वो कॉर्पस एल्बिकेंस क्या करता है, वो हमारा करता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करता है। जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो हार्मोन रिलीज करेगी, ये इंडोक्राइन ग्लैंड बन गया। ये बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड बन गया जो आगे क्या है हार्मोन्स रिलीज करेंगे। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इनिबिन एक्सेट्रा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फंक्शन ये है व्हाइट। उसके बाद ये पीला कलर होता है, समझ रहे, ये येलोइश कलर का होता है। मैं लिख देती हूँ, मैंने लिखा नहीं है, ये येलोइश कलर का होता है, ठीक है, येलोइश, समझ गए। और कॉर्पस एल्बिकेंस जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है। ये पहले पीला हुआ, पीला हार्मोन रिलीज किया, उसके बाद फिर डिजेनरेट होता रहता है, तो डिजेनरेट होकर ये कॉर्पस व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और फिर बस अब इसका सारा का सारा ये पहले फिगर बना लीजिए, फिर मैं वो लैंग्वेज पढ़ूंगी एनसीईआरटी का, तो साथ में आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, चलो ठीक है। फिर देखो अब पढ़ते हैं, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए, द सेकेंडरी फॉलिकल soon transfer into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity called antrum। बोला जा रहा है कि सेकेंडरी फॉलिकल है वो जल्दी से ही, ये सेकेंडरी फॉलिकल है जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगी
क्या आपकी टर्शियरी फॉलिकल में, टर्शियरी फॉलिकल में। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है देख लीजिए इसमें कि टर्शियरी फॉलिकल में ट्रांसफर हो जाएगी और उसके बाद उसमें एक बन जाता है फ्लूइड फिल, मतलब कैविटी बनती है, उसको एंट्रम बोलते हैं। ये वाली जो कैविटी है ना, इसको हम एंट्रम बोलते हैं, समझ गए। अब इसके बाद है एंट्रम, लिख दूं मैं, स्पेस ही नहीं है, देखो ANTRUM, एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद है द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू ए थिनर कैविटी इंटरना, थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। बोला जा रहा है अब इसके बाद क्या हुआ, एक कैविटी के जैसे फॉर्म हो गई थी, ये इसकी लेयर बन गई। तो ये एंट्रम का जो लेयर बना तो उसका एक अंदर वाले को जो बेसिकली इंटरना बोलते हैं, तो थीका इंटरना, और बाहर वाले को एक्सटर्ना, तो थीका एक्सटर्ना, समझ गए। It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete its first meiotic division। अब बोल रहा है कि आपको अब ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे ये जो टर्शियरी फॉलिकल जो बन गई ये वाली, हाँ, जो आपकी बेसिकली है यहाँ पे क्या करेगी, अब बेसिकली जो इसका फेज यहाँ पे रुका हुआ था ना, तो ये अपना पहला मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करेगा, ठीक है। और अब उसके साइज में भी चेंज हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब कंप्लीट मियोटिक डिवीजन करेगी तो ब्रेक डाउन होगा और उसका साइज भी चेंज हो जाएगा, तो साइज में भी चेंज हो जाता है, ठीक है, समझ गए। इट इज एन अनइक्वल, अब यहाँ पे क्या होता है कि अनइक्वल डिवीजन होता है। हमारे जो स्पर्मेटोसाइट में पढ़ा था कि अगर मियोटिक डिवीजन होती है तो इक्वल डिवीजन होता है एन का, लेकिन इसमें क्या है साइज का गेमेटो, वो जो प्लॉइडी तो एन ही है, लेकिन साइज भी हमारा स्पर्मेटोसाइट में जो साइज था सेम था, लेकिन इसमें साइज सेम नहीं होती है, अनइक्वल डिवीजन होता है, मतलब एक साइज बड़ा बनता है एक साइज छोटा बनता है। वही दिखा हुआ है कि इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड ए टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी, कि एक तो बहुत बड़ा वाला हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता है, एक छोटा सा पोलर बॉडी बनता है, समझ गए। अब उसमें से द सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क इन द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। बोला जा रहा है ये सेकेंडरी oocyte है, वो पूरा का पूरा अब ये oocyte बन गया, लेकिन वो पूरा एक सके जैसे न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हेवी न्यूट्रिनेस बन गई, क्योंकि ये इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पूरा का पूरा एक ग्रोथ को, एक लिविंग सेल को बोला जाए तो लेके चल रहा है, तो इसके लिए इसको न्यूट्रिएंट वगैरह तो हाई न्यूट्रिनियस होनी चाहिए ना, हाई पावर होना चाहिए, जितना ताकत होगा उसी के अकॉर्डिंग ही तो फंक्शन करेगा। ताकत बहुत जरूरी है कोई भी काम करने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा है, कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस, पूछ रहा है कि ये जो आपका एक न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म के साथ ये कंटेन करके रखता है, तो उसका क्या एडवांटेज है, वही बोला जा रहा है, एक क्वेश्चन सा पूछा है। उसके बाद है डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ दिस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजेनरेट। क्वेश्चन भी पूछा है कि ये जो पहला पोलर बॉडी है वो जो मियोटिक डिवीजन के बाद बनी वो आगे फर्दर डिवाइड होगा या डिजेनरेट होगा, ये भी क्वेश्चन है। इस दोनों क्वेश्चन का आप क्या करो कि आंसर लिख, मतलब अपने से जनरेट करके रखिए दिमाग में, या फिर सोचने की है, नहीं तो अगर कल नहीं होगा तो मैं कल इसका आंसर करवा दूंगी, मैं अभी नहीं करवा रही, बिकॉज आपको कुछ ये पढ़ा अभी तक आपने, तो उससे क्या समझ आया नहीं समझ आया इसके रिलेटेड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी कंटेन अबाउट दिस, बोला जा रहा है प्रेजेंट में हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। देखो, द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और उसी को बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल। बोला जा रहा है जो टर्शियरी फॉलिकल तक बनता हुआ तो आपने देख लिया, उसके बाद क्या होता है बहुत, अब इसमें क्या होता है इसका लास्ट है, मतलब अंतिम समय आ गया है बेचारे का, तो अंतिम समय है क्योंकि अब इसको फटना है, तो इसके लिए और ज़्यादा थोड़ा और क्वेश्चन और मेच्योर हो जाता है। और एक ग्राफियन फॉलिकल जिसको बोलती है, ये वाली फेज है जो ग्राफियन फॉलिकल बोली जाती है, ठीक है। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलोसिडा। अब इस स्टेज पे, इस वाले स्टेज पे ग्राफियन फॉलिकल पे क्या होगी, सेकेंडरी oocyte जो इसके अंदर है ये वाली, इसमें एक ऊपर से अलग से एक और उसका कपड़ा लग जाएगा, एक और कपड़ा पहन लेगा वो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मली उसका नाम है जोना पेलोसिडा, समझ गए। ग्राफियन फॉलिकल इज नाउ
रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे वही बोला मैंने कि प्यूबर्टी पे आई हाई, यहाँ पे LH का लेवल हाई हो गया, LH और FSH दोनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमें पढ़ना है कि किसका लेवल कौन से दिन में होता है। बेसिकली 14वें दिन जो 14 मेंस्ट्रुएशन का जो 28 दिन का टाइम होता है ना, जिसमें उसमें से 14th डे पे LH का लेवल हाई होता है, वहीं पे क्या होता है रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, जिससे हमारा क्या है सेकेंडरी oocyte बाहर निकलती है। तो वही बोला जा रहा है कि फॉलिकल है जो नाउ रप्चर, वो रप्चर हो गया, रिलीज कर दिया हमारा सेकेंडरी oocyte को, जिसको हम ओवम बोलते हैं। फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस, उसको बोलते हैं ओवुलेशन। तो इस रप्चर ऑफ द क्या बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन होता है, पूरा प्रोसेस होता है। समझिए। फिर एक क्वेश्चन पूछा है, कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। बोला जा रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो आपको पता चला, आपने आइडेंटिफाई कर पाए आप या नहीं, ये बोल रहा है। एक जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis का, जिसका मैंने बता दिया है, इसको इसमें आपको कंपेयर करके दिखाया हुआ है। देखना है, एक साइड आपको है स्पर्मेटोजेनेसिस दिया हुआ है, दूसरे साइड आपको oogenesis दिया हुआ है। तो अब इस चार्ट से भी याद कर सकते हो कि आपको पूरा डिफरेंस भी दिख जाएगा। इस सामने से इस चार्ट को भी अगर देख लो तो इससे भी आपको काफी हद तक डिफरेंस दिख जाएगी। समझ गए। चलिए, हो गई हमारी oogenesis। तो यहीं तक रह रहे तू, फिर हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसको हम लोग नेक्स्ट वाले में पढ़ लेंगे, और फिर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन। अगले बारे में क्या करूंगी ना मैं कि एक मेंस्ट्रुएशन करा के, मेंस्ट्रुएशन वाला करा के, फिर उसके बाद मैं इस चैप्टर का ना क्वेश्चन आंसर करा दूंगी, मतलब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा दूंगी, ताकि इस स्पर्मेटोजेनेसिस तक का लेके, ताकि यहाँ तक, क्योंकि अप्रोक्स हाफ से थोड़ा सा कम हो चुका है हमारा, तो हाँ इतना हो गया तो इतना तक का क्वेश्चन भी कर लेंगे साथ में। ठीक है, कल एक टॉपिक पढ़ लेंगे और एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, मिटा दूं, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन ही किया है और क्वेश्चन करना जरूरी है ना। तो अभी एक काम करूंगी, या फिर ये इसका तो हर एक टॉपिक खत्म करने के बाद पहले स्टार्टिंग में आते ही आते एक दो क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो रिवीजन के बेसिस पे भी आपको हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इतने तक का कल एक मेंस्ट्रुएशन करा के, या फिर एक दो क्वेश्चन प्रीवियस का करा के यही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कर दूंगी, या फिर पहले मेंस्ट्रुएशन पढ़ा के फिर क्वेश्चन कर लेंगे, एक ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे कल। ठीक है, चलिए फिर, नहीं तो बस पढ़ने पता चल रहा है पढ़ते जा रहे, अब हो नहीं पा रहा है ना आप लोगों से, तो फिर ये भी पता नहीं चलेगा ना, मुझे सब कुछ पता चलना चाहिए। चलो फिर, धन्यवाद।